हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हम प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आखेट, पशुचारण और कृषि का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में एक और प्राथमिक व्यवसायों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है खनन। खनन परिभाषा के रूप में देखा जाए तो जमीन से खोदकर या पृथ्वी के आंतरिक भाग को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है एक सामान्य परिभाषा में, तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह खनन कहलाती है। अर्थात जमीन से खनिजों को खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि खनिज क्या होते हैं। खनिज अर्थात भूमि के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं, जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं, जमीन से खोदकर तो आलू भी निकाला जाता है, अदरक भी निकाली जाती है, तो क्या ये खनिज हैं? नहीं, इन्हें खनिज नहीं कहा जा सकता। कारण है, इनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना नहीं होती है। अब इस निश्चित आंतरिक संरचना से क्या आशय? निश्चित आंतरिक संरचना से आशय है कि खनिज किस रूप में मौजूद है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय या धात्विक या अधात्विक आदि। एग्जाम्पल अगर साइंस के मुताबिक चलें तो हम ये देख सकते हैं, साइंस के अंतर्गत एक रासायनिक सूत्र बनता है छोटा सा CH4। मीथेन का ये सूत्र है, जिसके अंतर्गत कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के 4 अणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है और बनता है CH4। हम इसके अंतर्गत एक और H नहीं लगा सकते। पहली बात तो लगेगा ही नहीं, और बाई चांस अगर लग भी जाता है तो फिर सूत्र बनता है CH5, अर्थात मीथेन नहीं है। मीथेन का सूत्र CH4, तो CH4 ही होगा, अर्थात कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु। अगर एक भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो संरचना बदल जाती है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन O2, अगर इसकी जगह O3 लिख दिया जाए तो ये ओजोन बन जाता है। अर्थात मामूली सा बदलाव और पदार्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। लेकिन आलू की यदि बात करें, एक छोटा सा आलू वो भी आलू कहलाएगा, और एक मोटा सा आलू वो भी आलू ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि मोटे आलू को कद्दू कह दिया और छोटे आलू को चना कह दिया। आलू आलू ही रहेगा, अर्थात उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना नहीं है। ये बड़े, छोटे, मोटे, पतले किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन तत्व जो मिलते हैं उनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जिन्हें खनिजों का नाम दिया जाता है। तो शायद समझे होंगे आप, खनिज की जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए, क्या जल
अर्थात पानी खनिज की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं? आप कह सकते हो हाँ, क्योंकि पानी दोनों शर्तें पूरी करता है। एक तो जमीन से खोदकर निकाला जा रहा है और दूसरा इसकी निश्चित आंतरिक संरचना है, अर्थात हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अर्थात रासायनिक सूत्र का इसका निर्माण हो रहा है। H2O हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस 1 अणु ऑक्सीजन का निर्मित हुआ जल। लेकिन जल को खनिजों की श्रेणी में नहीं रखते। कारण है कि भूमि पर धरातल पर लगभग 99% जो जल है वो सतही जल के रूप में मौजूद है, अर्थात धरातल के ऊपर मौजूद है। सिर्फ 1% जल है जो धरातल के अंदर मौजूद है। ऐसे में इसकी मात्रा कम होने के कारण इसे खनिज की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अन्यथा शर्तें ये दोनों पूरी करता है। जल की यदि हम बात करें तो 97.5% जल जो है वो महासागरों में मौजूद है और ये लवणीय जल है। बाकी का 2.5% जल मीठे जल के रूप में आता है, लेकिन इस 2.5% में भी 1.5% जल ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के रूप में, इसके अलावा नदी नालों तालाबों के रूप में आदि में पाया जाता है। सिर्फ 1% जल है जो भूमिगत जल के रूप में इस्तेमाल होता है या उसका निष्कासन होता है। तो भूमिगत जल की मात्रा कम होने के कारण इसे खनिज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो बहुत चर्चा कर ली हमने खनिजों से संबंधित। एक बार दोबारा मैं शॉर्टली जाता हूँ। खनिज अर्थात जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। और खनन की यदि हम बात करें तो उन खनिजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रियाओं की बात होगी, कार्य की बात कर रहे हैं हम, व्यवसाय की बात कर रहे हैं। तो जमीन से खनिजों को खोदकर निकालना भी एक प्रकार का कार्य है और ये प्राथमिक कार्यों में शामिल किया जाता है। तो चर्चा काफ़ी कर ली हमने खनन से संबंधित। आइए आगे चलते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वे कौन कौन से कारक या वो कौन सी दशाएं हैं जिससे खनन जो कार्य है वो प्रभावित होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमारे सामने आते हैं। एक प्राकृतिक दशाएं और दूसरा मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाएं जो प्रकृति से संबंधित हैं और मानवीय दशाएं जो मानव से संबंधित हैं। आइए देखते हैं क्या है। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, अर्थात किसी क्षेत्र में कितने खनिज मौजूद हैं, खनिज के भंडार कितने अधिक हैं। अगर खनिज ज़्यादा हैं, खनिज के भंडार अधिक हैं, तो उस क्षेत्र में खनन का कार्य होगा वो भी अधिक होगा। और जिस क्षेत्रों में खनिजों के भंडार कम हैं वहाँ खनन का कार्य भी कम होगा। भारत की यदि बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार एक क्षेत्र आता है जो खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। तो खनन का कार्य यहाँ पर अत्यधिक होता है। इसके अलावा वे क्षेत्र जहाँ खनिज कम मिलते हैं, नाम मात्र के हैं, तो वहाँ पर ये कार्य कम किया जाता है। जैसे कश्मीर क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, यहाँ पर खनिजों के भंडार कम हैं, ऐसे में यहाँ खनन का कार्य भी कम होता है। तो विशेषकर खनिज भंडारों की स्थिति, इसके अतिरिक्त खनिज की कोटि अर्थात उसके प्रकार, उसकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा एवं बाजार की समीपता, ये विशेष कारण हैं जो खनन को प्रभावित करते हैं। अब बाजार की समीपता से क्या आशय बात करें अगर
बाजार की समीक्षा अर्थात उस वस्तु की डिमांड। जब तक किसी वस्तु की डिमांड नहीं होगी तब तक उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाएगा। डिमांड अधिक तो उत्पादन भी अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में बाजार कितना समीप है, उस क्षेत्र में उस विशेष खनिज की कितनी डिमांड है, जितनी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी खनन कार्य भी उतना ही अधिक किया जाएगा। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक आता है प्राकृतिक दशाएं। वहीं बात करें दूसरे कारक की, तो दूसरे कारक को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं मानवीय दशाएं आता है इसका दूसरा कारण। और मानवीय दशाओं में आप देखें जो मानव से संबंधित हैं, मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिज की मांग, वही जो प्राकृतिक दशाओं से संबंधित थी, खनिज की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीक, सरकारी नीतियां आदि शामिल हैं। कहने का आशय यह है किसी क्षेत्र में खनिज की मांग कितनी अधिक है ये डिपेंड करता है मानवों के ऊपर। यातायात अधिक है, बेहतर सुविधा युक्त है तो खनन का कार्य भी अच्छा होगा। खनन को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, कार्य चाहे कोई सा भी हो पूंजी प्रत्येक के लिए जरूरी है। श्रमिक कुशल हैं या अकुशल यह भी विशेष महत्व रखता है। मशीनें बेहतर हैं या नहीं इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और सरकारी नीतियां अर्थात सरकार इस कार्य के प्रति संवेदनशील है या नहीं, अर्थात सरकार उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों या खनन कार्य करने वालों को कोऑपरेट करती है या नहीं। कुछ ऐसे नियम और कानून तो नहीं जो इस कार्य के अंतर्गत बाधा उत्पन्न करें। ऐसी स्थिति में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि सरकारी नीतियां अनुकूल हों, अर्थात खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक आते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक दशाएं, और दूसरा मानवीय दशाएं। टॉपिक इजी है इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से आपको लेकर नहीं चल रहा हूँ। आइए खनिजों की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। खनिजों की विशेषताओं की यदि बात करें तो पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है, अर्थात कहीं पर खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं तो कहीं पर खनिज बहुत कम। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खनिजों की बहुत अधिकता, जैसे छोटा नागपुर के पठार की बात करें, यहाँ पर लोहो अयस्क प्रचुर मात्रा में मौजूद है, प्रचुर मात्रा में। झारखंड, छत्तीसगढ़ी क्षेत्रों में, जबकि हमारे राजस्थान के अंतर्गत लोहो अयस्क के भंडार बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। वहीं राजस्थान में नमक का उत्पादन बहुत अधिक होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नमक का उत्पादन कम किया जाता है। तो खनिजों का जो वितरण है वो असमान है। इसके अतिरिक्त अधिकांश खनिज जो हैं वो निश्चित मात्रा में और अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय मतलब जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनकी मात्रा निश्चित है, अर्थात जो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे, अर्थात वे खनिज जो समाप्त योग्य हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो समाप्त हो जाते हैं, जिनकी मात्रा निश्चित है और जिनका नवीनीकरण यानी पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते, अधिकांश खनिज इसी प्रकार के हैं। जैसे मैं बात करूं यदि कोयले की, कोयला एक ऐसा ही खनिज है जो अनव्यकरणीय है, अर्थात कोयले को आप प्राप्त करेंगे, जलाएंगे, कोयला नष्ट है, राख बन जाएगी, उस राख से दोबारा कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल को जलाएंगे तो इसमें तो राख भी प्राप्त नहीं होगी और पेट्रोल
समाप्त हो जाएगा। अर्थात कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अधिकांश खनिज, कुछ खनिज नहीं, अधिकांश खनिज इसी प्रकार के हैं। ऐसे में ये एक समस्या बनती है कि खनिजों का जो इस्तेमाल किया जाए वो किस हद तक और किस रूप में किया जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, अर्थात प्रत्येक देश के अंतर्गत प्रत्येक खनिज नहीं मिलते। प्रत्येक देश को किसी न किसी खनिज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो खनिज हमारे देश में है ज़रूरी नहीं वह दूसरे देश में मौजूद हों, और जो दूसरे देश में हैं वे ज़रूरी नहीं हमारे देश में मौजूद हों। ऐसे में कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त खनिजों का उत्खनन, अर्थात वही खनिजों का खनन, उन्हें बाहर निकालना, उसके उपयोग बाजार और मांग पर आधारित होता है। जैसे मैंने बताया था, किसी भी वस्तु का उत्पादन हम तब करते हैं जब उसकी डिमांड अधिक होती है। यदि किसी खनिज विशेष की डिमांड कम है तो उसका उत्पादन भी कम होगा, और डिमांड अधिक है तो उत्पादन भी अधिक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निरंतर खनन के द्वारा खानें प्रतिदिन खर्चीली होती जा रही हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई खनिज इस जगह मौजूद है वर्तमान में, तो मानव के द्वारा जो खुदाई करनी पड़ेगी वो इतनी सी करनी पड़ेगी। अब ये खनिज तो यहाँ समाप्त हो गया, ये खनिज है पूरे में, यहाँ भरे पड़े हैं, खनिज के खान भरी पड़ी है ये। अब पहले जो खुदाई की गई थी वो सिर्फ इतनी की गई थी इस तरीके से। अब जब यहाँ खनिज समाप्त हो गया है तो इसे और गहरा खोदा जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे और खानों को अधिक गहरा खोदा जाता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब खानें बिल्कुल गहरी हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और खनिज जो मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, इतनी गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और उन्हें खनिजों को बाहर निकालना होगा। तो जितनी जैसे जैसे खानें गहरी होंगी वैसे वैसे ये खर्चीली होती चली जाती हैं, असल में खर्चा अधिक आता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश खनिज भूगर्भ में छुपे रहते हैं। भूगर्भ मतलब ज़मीन के अंदर अत्यधिक गहराई पर छुपे हुए हैं। ऐसे में इनका पता लगाने के लिए विकसित तकनीक की ही आवश्यकता पड़ती है। सामान्य तकनीकों से इनका पता नहीं लगाया जा सकता, और कुछ ऐसे देश जो अविकसित हैं और विकासशील देश हैं, ऐसे देशों में ये तकनीकें नहीं मिलती। यही कारण है कि आज भी अविकसित देश या विकासशील देश खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। आइए बात करें खनिजों के वितरण की। शॉर्टली हम बात कर लेते हैं। खनिज जो मिलते हैं मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानों मिलते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इन 3 प्रकार की चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, ये खनिज भी 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जो जिनमें धातु प्राप्त होती है, जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में धातु के अंश नहीं पाए जाते। वहीं धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक लोह और दूसरा अलोह खनिज। लोह खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जबकि अलोह खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। अधात्विक खनिजों की बात करें तो ये इमारती प्रकार के अर्थात निर्माण संबंधी कार्यों में आते हैं, रासायनिक जिनमें केमिकल्स पाए जाते हैं, और रत्न अर्थात जिनके अंतर्गत धातु भी मुख्यतः जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ऐसे शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट दी गई है, गलत दिया गया है, ध्यान रखें। सोना और चांदी जो हैं वो अधात्विक खनिजों में शामिल नहीं किए जाएंगे, अपितु ये जो शामिल किए जाएंगे वो धात्विक खनिजों में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि सोना एक धातु है
चांदी एक धातु है, ये धात्विक खनिजों में शामिल होंगे, अधात्विक खनिजों में नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा सही करें, चेंज करेंगे। इसको आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको, और यहाँ लिखते हैं हम इसको, खनिज जो है वो सोना, चांदी आदि ये खनिज हैं जो धात्विक खनिज का प्रकार है, और ये धात्विक खनिज एलो खनिजों में शामिल कर सकते हैं, या इनको बहुमूल्य खनिज भी कहा जाता है। बहुमूल्य खनिज जिनकी कीमत बहुत अधिक है, ऐसे खनिज सोना, चांदी आदि में शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिखते हैं। इसके अलावा ईंधन खनिज की बात करें तो वे खनिज जिनसे ईंधन प्राप्त होता है, अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, चाहे घरेलू ईंधन हो, चाहे व्यावसायिक ईंधन हो, चाहे गाड़ियों के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाने वाला हो, ये सब ईंधन खनिज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो खनिजों के वर्गीकरण को भी हमने जाना। खनिजों की भी 3 प्रकार के वर्गीकरण, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। बेहद इजी टॉपिक था, इसलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं गए, क्योंकि छोटी क्लासेस के अंतर्गत कई बार इन टॉपिकों को आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इस लेसन का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, और पूरी PDF जो भी आती है उस लेसन को आप अपने होमवर्क की कॉपी में करें। आगामी टॉपिक के लिए आगामी वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।